उनको साथ रहते हुए 4 दिन गुजरे। रात को सोते हुए अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। आतिफ वसीम से कहता है कि अमतुल के सीने में सख्त दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम उसके पास बैठो। लाहौर में उसका दिल नहीं लगता तो वो कराची एक होटल में जाके रहने लगता है। अमतुल को जब इस बात का इल्म होता है तो वो उसको अपने घर मदऊ करती है। डिप्टी कमिश्नर साहब, जिस सरदार को आप परसों हमसे मिलवाने के लिए लाए थे, आज आप ऐसा कोई तोहफा साथ नहीं लाए। नफरत, सदियों से ये आग जल रहा था। कबायली रस्म और रिवाज की सख्ती से पाबंदी करते हैं। संगलाख चट्टानों की तरह इनकी मिजाज में भी एक मुनासिब सख्ती है। लड़की ने फौरन दूध गर्म किया और कतरा कतरा तवक्ली के हलक में उतारना शुरू किया। इसके बाद गाड़ी पर सवार होकर वो मुजफ्फराबाद से होते हुए कश्मीर पहुंचते हैं। श्रीनगर की आजादी से शुरू होने वाली बहस इंसान और एटम बम पर पहुंचती है। अमतुल मनफी पहलू सामने रखती है, जबकि आतिफ मुस्बत सोच लेकर आगे बढ़ता है। कई फौजी चेक पोस्टों से गुजरते हुए सयाहत का चप्पा चप्पा छान लेने के बाद वो बटरासी पहुंचते हैं। उनको साथ रहते हुए 4 दिन गुजरे। रात को सोते हुए अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। आतिफ वसीम से कहता है कि अमतुल के सीने में सख्त दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ, तुम उसके पास बैठो। वसीम अमतुल के पास बैठ जाता है। डॉक्टर आता है, चेकअप करता है, चला जाता है और उसके बाद आतिफ सोने चला जाता है। वसीम साथ वाले सोफे पर बैठकर किताब पढ़ने लगता है और रात को वसीम फरते जज्बात पर काबू न रखते हुए अमतुल के माथे पर बोसा दे देता। सुबह अमतुल जिद करने लगती है कि मुझे वापस कराची जाना है। वसीम के दिल के अंदर तरह तरह के ख्याल हाँफना शुरू कर देते हैं। अमतुल आतिफ दोनों कराची चले जाते हैं और वसीम लाहौर आ जाता है। लाहौर में उसका दिल नहीं लगता तो वो कराची एक होटल में जाके रहने लगता है। अमतुल को जब इस बात का इल्म होता है तो वो उसको अपने घर मदऊ करती है, इसका इस्तकबाल करती है। दोनों के दरमियान बातचीत होती है, गिले शिकवे होते हैं। वसीम अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, लेकिन अमतुल इस मोहब्बत से कतरा रही होती है। फिर उनकी मुलाकात ज़कीउद्दीन से होती है, जो कि जिले का कमिश्नर है। शाम को मिलेंगे का कहकर वो इजाजत लेते हैं। रास्ते में उनका गुजर सेब के बागात से होता है। फिर उनकी मुलाकात सराब खान से होती है, जो उनको सेब के बागात के हवाले से सब कुछ बताता है। फिर एक चाय की दुकान पर दोनों ठहरते हैं। चाय के बाद एक पहाड़ पर जाते हैं जहां ईरान और अफगानिस्तान की सरहदों को देखते हैं। फिर एक जगह डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात होती है और वो अपने साथ एक सरदार साहब को लाता है, जो उनको मुख्तलिफ किस्से सुनाते हैं उस इलाके के हवाले से। सुबह नाश्ता करके ज़ियारत की तरफ रवाना होता है। रास्ते में उनकी मुलाकात एक स्पेनिश सयाह से होती है। वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सयाहत के बारे में उन्हें बताता है। अगले दिन चमन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक मकाम शीला बाग पर रुकते हैं। इलाके का नाम तो बड़ा रोमांटिक है, लेकिन ना उधर शीला है ना उधर बाग है बल्कि पथरीली और नोकदार लंबी लंबी चट्टानें, जो कि बलूचिस्तान का मुकद्दर है। ये जगह समंदर से 8,500 फुट ऊपर है। फिर चमन पहुंचते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माबैन सरहद देखते हैं। करीब मुख्तलिफ इलाके देखते हैं। वहां से बहुत सारा सामान खरीदते हैं। रात को डिप्टी कमिश्नर से उनकी मुलाकात होती है। आपका यहाँ के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ के लोग निहायत खरे हैं। तारीख की तरह इनमें भी पेचो खम नहीं है। ये दुश्मन को कभी भी अपना दोस्त नहीं समझते और दोस्त को कभी दुश्मन नहीं। कबायली रस्म और रिवाज की सख्ती से पाबंदी करते हैं। संगलाख चट्टानों की तरह इनकी मिजाज में भी एक मुनासिब सख्ती है।
और जबान और लहजे में भी उस सख्ती का अंसर मौजूद है, लेकिन बहसीयत मजमूई ये एक साफ सुथरी नस्ल है और इनके मन में कोई खोट नहीं। डिप्टी कमिश्नर साहब, जिस सरदार को आप परसों हमसे मिलवाने के लिए लाए थे, आज आप ऐसा कोई तोहफा साथ नहीं लाए। क्या बलूचिस्तान का दामन इतना महदूद हो गया? यहाँ के लोकगीत एक मुमताज और मुनफरिद हैसियत रखते हैं। यहाँ की क्लासिकल कहानियां अपने माहौल, मिजाज और फिक्र के लिहाज से इम्तियाजी हैसियत रखती हैं। इन कुछ पहाड़ों में जिंदगी के ऐसे अफसाने बिखरे हैं कि बेशक तादाद देने को दिल करता है। तो कोई ऐसा वाक़या है जिसे सुनकर आप बेसाख्ता फड़क उठे हो? हाँ, बहुत। वो कहते हैं ना कि अपना अपना पसंद और अपना अपना शौक। मैंने यहाँ के एक वाक़ये से बहुत असर लिया। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आपको सुनाऊं? हाँ जरूर, क्यों नहीं। अगर वाक़या दिलचस्प हुआ तो हम पूरा दिन बैठ के सुनेंगे। ये एक शायर का कहानी है जिसका नाम तवक्कुली था और बाद में ये तवक्कुली मस्त के नाम से मशहूर है। ये गए जमाने का बात है। यहाँ के दो कबीलों का आपस में अनबन था। झगड़े, कत्ल, इंतकाम, नफरत, सदियों से ये आग जल रहा था। दस्तूर के मुताबिक एक कबीले के 7 नौजवान चुने और उनके जिम्मे ये काम लगाया कि मुखालिफ कबीले के 7 नौजवानों के सर कलम करते और जब तक ये काम मुकम्मल नहीं होता वो लोग वापस कबीले में नहीं आ सकते। और अगर कोई नौजवान ये काम किए बगैर वापस आ गए तो उसका सर कलम करते हैं। और उन 7 में ये तवक्कुली भी शामिल। उस वक्त उसका उम्र तकरीबन 17-18 साल था और इतना बड़ा कोई उस वक्त वो शायर भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर जो दिल था वो एक बड़ा हसास शायर का था। लेकिन हालात का सितम शरीफी ने उसके मुकद्दर में कत्ल करना लिख दिया था। कबीले का दस्तूर अटल था और तवक्कुली को अपने साथियों के साथ जाना पड़ा, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में शदीद तूफान ने उन्हें घेर लिया और तवक्कुली अपने साथियों से बिछड़ गया। लेकिन तवक्कुली ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक नौजवान आदमी था, सीने से पार होती हुई तेज और यकबस्ता हवाओं को चीरता हुआ तवक्कुली खाना बदोशों के खैमों तक पहुंच गया और पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। खैमे में एक नौजवान लड़की के अलावा और कोई नहीं था। वाह, शायद हुस्ने इत्तेफाक किसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। लड़की को लगा कि उस वक्त तवक्कुली को सख्त एनर्जी की जरूरत है। लड़की ने फौरन दूध गर्म किया और कतरा कतरा तवक्कुली के हलक में उतारना शुरू किया। जैसे गरम गरम दूध तवक्कुली के अंदर गया, तवक्कुली को होश आने लगा। जब उसे होश आया तो उसने नजर उठाकर देखा तो क्या देखता है कि खूबसूरत सी लड़की मोटी मोटी आंखों वाली उसके सामने खड़ी। उसे लगा कि जैसे वो ख्वाब देख रहा है। देखता क्या है कि लड़की ने चांदी के बने हुए जेवर पहने हुए और सुर्ख जोड़े में मलबूस है। जिस्म से नई नवेली दुल्हन का खुशबू आ रही थी। तवक्कुली शायद उसे ख्वाब ही समझता, लेकिन लड़की ने दूध का कटोरा आगे किया और बोली, दूध पी लो।
तवक्ली ने शायराना लहजे में जवाब दिया, स्याह आंखों वाले, खूबसूरत आंखों वाले हो, और ये जमीन इसलिए रहने के काबिल है कि इसे तुम्हारी खूबसूरत आंखें देख रहे हैं। तुम्हारी आंखों में हीरे जैसी चमक है और तुम्हारा हुस्न लाफानी। ये खित्ते अर्ज़ी पर रहने वालों के लिए इंतहाई जुल्म है कि ये मलकूती हुस्न किसी एक आदमी तक महदूद हो जाए।